Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अनअकैडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो मुद्दा है भारत चीन संबंधों पे। अक्सर ये चर्चा रहती है कि क्या कभी इन दोनों देशों के बीच में मित्रता हो सकती है। जैसे आज के दिनों में हम क्या देखते हैं, आज के दिनों में हम ये देखते हैं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टकराव, कुछ ना कुछ टेंशन्स आपको देखने को मिलेगी। चाहे हम लोगों की ओर से बात करें, भारत की ओर से बात करें या चीन की ओर से बात करें। चीन लगातार भारत की तरक्की में क्या करता है, एक रोड़ा अटकाते हुए आपको दिखाई देगा। जैसे अभी हम हाल की फिलहाल की बात करें, भारत में ताइवान अमेरिका की कंपनियां आना चाहती थी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर आज के दौर में, यानी कि जिस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल पूरा वर्ल्ड है, उस दौर में सेमीकंडक्टर कितना खास है ये आप सब जानते हैं। और जैसे ही चीन को लगता है कि भारत में ताइवान, और आप जानते हैं ताइवान, हांगकांग, ये ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर बनाने में क्या है, दुनिया में सबसे आगे हैं। करीब 65% सेमीकंडक्टर की सप्लाई दुनिया को ताइवान करता है, प्रोडक्शन करता है। और ताइवान की अगर कंपनी भारत में आके काम करती है तो भारत भी सेमीकंडक्टर में क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा। और ये आत्मनिर्भरता हमारी डेली रूटीन की लाइफ को क्या करेगी, प्रभावित करती। हमारे फ़ोन, हमारे टैब, हमारे लैपटॉप, मतलब तमाम तरह के आप चीज़ों में देखेंगे। और बहुत सारे, हम चाहे कार में बात करें, गाड़ियों में बात करें, तमाम तरह का सब जगह सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो चीन ने तत्काल क्या किया कि जो 2 रिसोर्सेज़ उसके यहाँ से हम लोग इम्पोर्ट किया करते थे, उनको बैन कर दिया कि हम भारत को सेल नहीं करेंगे। यानी कि भारत की तरक्की को कैसे रोकें? भारत को एनएसजी में मेंबरशिप बनना था, तो उसमें रोड़ा अटकाया। 26/11 के जो आतंकवादी थे, जिसको पूरी दुनिया मान रही थी कि आतंकवादी हैं, इनको ग्लोबली क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, लेकिन चीन ने करने को मना कर दिया। उसके अलावा लगातार देख रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी। भारत के जो संप्रभु क्षेत्र है, यानी कि जो पीओके आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ से सीपैक को लेकर जाना। तो इस तरह के जो मूवमेंट, या फिर आपका गालवान क्लैश होना, और तब से लेकर बॉर्डर पर डटे रहना। और आप देखते होंगे भारत की जो अंदरूनी राजनीति है, उसमें भी चीन का मुद्दा क्या रहता है, हमेशा गरमाया रहता है। कभी कोई, कुछ ना कुछ इश्यूज होता रहता है। जैसे अभी हाल ही में आप देखें, कल परसों की घटना। तो ये आपको देखने को मिलेगा, लगातार क्या है, भारत चीन के मुद्दे रहे। भारत की भी पॉलिसी आप वर्तमान में आप देखेंगे तो आज चीन के सपोर्ट वाली नहीं, बल्कि चीन के सामने खड़े होने वाली हो चुकी है। हम भी लगातार कि ठीक है, अगर तुम हमारे यहाँ पर आकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करते हो, हमारे नेबर से बेटर रिलेशंस बनाते हो, तो ठीक है, हम भी फिर क्या करेंगे, तुम्हारे नेबर से बेटर रिलेशंस बनाएँगे। हमने आपका नेकलेस पॉलिसी, आप जानते हो, डायमंड नेकलेस पॉलिसी, यानी कि जो चीन के पड़ोसी हैं, चाहे वो मंगोलिया हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, आपका जापान हो, सभी के साथ बेटर रिलेशन। इवन ऑस्ट्रेलिया तक हमने संबंधों को बेटर बनाना शुरू किया है। एक्ट पॉलिसी का हमने विस्तार किया, लुक स्टे को चेंज करके एक्टिस किया। चीन की जो भी भविष्य की योजनाएँ थी, उन सब में हमने जाने से मना कर दिया। जैसे बीआरआई का हम पार्ट नहीं बने, हम लोग रिसेप का पार्ट नहीं बने। अभी एससीओ की समिट में चीन ने कहा कि हम एक इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी डिक्लेयर कर रहे हैं 2030 के लिए, भारत ने उसमें जाने को मना कर दिया। और भी बहुत से मामलों में, यानी कि आज भारत और चीन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। चाहे पिछले दिनों आपको याद हो, गालवान क्लैश के बाद हमने क्या किया, उसके ऐप को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो तमाम तरह का आपको एक टकराव देखने को मिलेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर इस टकराव का वजह क्या है, क्या कारण है, और क्या ये चलता रहेगा ऐसे? क्या ऐसे ही बना रहेगा? तो भारत चीन के संबंधों को समझने के लिए एक पुस्तक है, आपने सुनी होगी, हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी, उनकी किताब है द वे ऑफ इंडिया, द इंडिया वे, द इंडिया वे। उन्होंने इस किताब के अंदर चीन के संबंधों पर भी बात की। बाकी बहुत से लोगों ने बात की, जैसे पहले हमारे सेक्रेटरी जो रहे हैं विजय गोखले साहब, उन्होंने बहुत बात की है भारत चीन संबंधों पे। बहुत सारी किताबें भी निकली हैं। तो उन सभी किताबों का जो एक सार है, मैं उसके माध्यम से इस पूरे इश्यू पे एक प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद है कि आपको ये मुद्दे समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आपको अनअकैडमी पे कोई भी अगर कोर्स परचेज करना है तो आप निपुण A10 का यूज़ करें। और मैं इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, और साथ में एथिक्स एंड एसे क्लासेस लेता हूँ। तो आप ऐप पे जाके ले सकते हैं, और आप देखते होंगे लगातार काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर हमेशा चलता रहता है। अभी हाल के दिनों में काफ़ी चल रहा है, उसको आप ज्वाइन करें। निपुण A10 कोड को आप यूज़ करें।
तो भारत और चीन के संबंधों की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा समय पहले बात करूंगा कि दोनों देशों का जो निर्माण हुआ है, दोनों देशों की प्रकृति क्या है। क्योंकि जब प्रकृति को समझते हैं तो उसको समझने के बाद ही हम क्या करेंगे, किसी देश को जान सकते हैं और बेटर से उसके रिलेशंस को समझ सकते हैं। देखिए, दोनों देश लगभग लगभग एक ही समय क्या हुआ एस्टेब्लिश हुए, जिसको आज हम एक पीआरसी जानते हैं। तो पीआरसी एक सिविल वॉर के बाद जो वहां पर हुआ था, किसके बीच में, आपका कोई मितांग यानी कि एमटी ग्रुप और दूसरी तरफ आपके थे कम्युनिस्ट पार्टी जो आज वर्तमान में पावर में है। उनके बीच में एक वॉर के बाद चीन का निर्माण हुआ और पीआरसी बना, जिसको आज वर्तमान में हम मेनलैंड चाइना यानी कि चाइना बोलते हैं। उसको पीपल्स आर्मी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वर्तमान चाइना बना, जो एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के माध्यम से बना, यानी कि एक खूनी क्रांति के माध्यम से बना। इधर हम भारत की अगर बात करते हैं तो भारत का जो निर्माण हुआ, भारत का निर्माण हुआ एक मध्यम वर्ग के आंदोलन के द्वारा। उस मध्यम वर्ग का नेतृत्व कर रहा था एक कांग्रेस नाम का संगठन, जो आजादी के बाद क्या बना, आजादी के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना और चुनाव के माध्यम से, संवैधानिक तरीके के माध्यम से सत्ता में आया। और स्विचिंग होती रही, कभी जनता पार्टी आई, कभी अदर पार्टीज का ग्रुप्स आया, अलायंस गवर्नमेंट आई, जैसे आज हम देखते हैं एनडीए 3 चल रहा है। तो ये भारत में एक एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। हम जब चीन में देखते हैं तो चीन में जिस पार्टी ने आंदोलन करके, सिविल वॉर करके सत्ता में काबिज हुआ, तो वहां वो पार्टी जो थी, वो पार्टी एज ए स्टेट बन गई। हमारे यहाँ जो संगठन संघर्ष करके क्या हुआ, स्वतंत्रता में आंदोलन भागीदार हुआ, वो आजादी के बाद एकदम संगठन क्या हुआ, राजनीतिक दल में चेंज हो गया, वो स्टेट नहीं बना। वो भी स्टेट में भागीदार हुआ कब, चुनाव के माध्यम से। लेकिन चीन में क्या हुआ, वहां पर एक स्टेट पार्टी का क्या हो गया, कंट्रोल हो गया, यानी कि एक पार्टी ही स्टेट हो गई। तो आप देखेंगे चीन के अंदर, चीन में जो पार्टी का हित है वही वहां का नेशनल इंटरेस्ट है। भारत में ऐसा नहीं है, जो कांग्रेस का इंटरेस्ट है वो भारत का इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं। भारत में ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी का इंटरेस्ट होगा। अब बीजेपी पावर में, तो दोनों देशों के निर्माण को दोस्तों देखें, पहली बात। दूसरा, चीन का जो निर्माण हुआ वो वायलेंस के बेस पर हुआ और हमारा जो निर्माण हुआ एक पॉलिटिकल मूवमेंट से, और यानी कि आपका एक नॉन वायलेंस मूवमेंट के दम पर हुआ। तो दोनों देशों की प्रकृति में ये मुख्य अंतर था, मुख्य अंतर, बेस अंतर। और इस अंतर को मैं और थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, पाकिस्तान का भी निर्माण ऑन द बेस ऑफ वायलेंस हुआ और पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद पाकिस्तान के फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर पाया और वहां मिलिट्री जो थी क्या हो गई, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने लगी। लेकिन चीन ने यहाँ पर समझदारी दिखाई और चीन ने क्या किया कि जिस ग्रुप ने संघर्ष करके सत्ता ली, यानी कि पीपल्स आर्मी ने, उस पीपल्स आर्मी को चीन की पॉलिटिक्स ने क्या कर दिया, साइड कर दिया और बल्कि उसको नए नए टारगेट्स दे दिए। 2013 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। उस डॉक्यूमेंट को, पीपल्स आर्मी का वो डॉक्यूमेंट था, वो ताइवान, एक जानता हूँ ताइवान एक देश है, उसके एक न्यूज़पेपर के द्वारा वो पब्लिश किया गया, जिसके अंदर उन्होंने 6 वॉर डिक्लेयर किए हुए हैं कि 2060 तक हमको 6 वॉर लड़ने हैं और 6 वॉर करके हमको नए क्षेत्रों पर क्या करना है, कब्जा करना है, जिसमें 2025 तक तो कब्जा की बात है ताइवान की। ताइवान पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि चीन और ताइवान का रिलेशन क्या है, क्या वहां पे विवाद, क्या डिस्प्यूट क्या है। तो ताइवान के बाद दोस्तों क्या किया, उस पर कंट्रोल किया, हम 2025 तक ताइवान पे कंट्रोल कर लेंगे, उसकी बात उन्होंने बोली है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को वो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश पे हम अपना कंट्रोल करेंगे। इवन 2060 तक तो उन्होंने बोला है कि व्लादिवोस्तोक, रसिया का जो क्षेत्र है व्लादिवोस्तोक, उस पर भी हम कब्जा करेंगे। तो यानी कि चीन की पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो, यानी कि जो आपके कम्युनिस्ट जो वहां पर आर्मी बनी थी, उसको नए नए एंगेजमेंट देकर उसको क्या किया, कंफ्यूज कर दिया, या उसको कहें कि उसको टारगेट दे दिया। पाकिस्तान से ज्यादा समझदारी चीन ने यहाँ पर दिखा दी। भारत में दोस्तों ऐसा ही नहीं, भारत में पॉलिटिकल पूरा अलग है, आर्मी अलग है, और आप देखेंगे पूरा आर्मी के ऊपर पॉलिटिकली कंट्रोल है। जैसे एटॉमिक वेपन अगर हम देखें, जहां आप पाकिस्तान में देखते हैं वहां पर कंट्रोल कुछ और है एटॉमिक वेपन का, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकली कंट्रोल है एटॉमिक वेपन के ऊपर। तो ये तमाम तरह की चीजें आपने, एक तो निर्माण का आधार आपने देखा, हम लोग लेके चले एक डेमोक्रेटिक कंट्री को। हालांकि चीन भी बोलता है कि मैं भी एक डेमोक्रेटिक हूँ, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक यानी कि जनतंत्र की बात करता है, लेकिन सिंगल पार्टी का है। राइट ऑफ चॉइस जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वोट ऑफ चॉइस या राइट ऑफ चॉइस, चयन का अधिकार, वो नहीं है।
एक ही पार्टी का एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, उसी को वोट देना है। चलिए मैं उस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वो एक अलग विषय हो जाएगा। हमने विविधता को लिया, उन्होंने कहा नहीं विविधता नहीं, एकरूपता होनी चाहिए, वो एकरूपता को लेकर चले। और उससे बड़ी बात क्या कि हम आईआर में बात कर रहे हैं, तो आईआर के बारे में देखने का नज़रिया दोनों देशों का क्या था? भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी का जो नज़रिया था, वो था कि एक नया हम क्या करेंगे, एशियन ऑर्डर बनाएँगे और जो एशियन ऑर्डर बनाएँगे, वो ऑर्डर ऐसा होगा जिसमें हम अकेले नहीं बना पाएँगे और हम उस ऑर्डर में किसको लेके चलेंगे? इंडोनेशिया को और चीन को लेकर चलेंगे और चीन, इंडोनेशिया, भारत मिलकर हम इस एशिया का एक नया ऑर्डर क्या करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। लेकिन उधर चीन की जो सोच थी, माओ से-तुंग की जो सोच थी, उनका कहना ये था कि भई सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो विजयी राष्ट्र हैं, वो मोस्टली यूरोपियन राष्ट्र हैं। एशिया में अगर कोई विजयी राष्ट्र है, तो वो अकेले हम हैं, हम जीते हैं। तो एशिया का ऑर्डर क्या होगा, वो हम तय करेंगे, वो तय भारत नहीं करेगा। इस तरह की सोच थी। हालाँकि इस तरह की सोच को नेहरू जी जान रहे थे कि जो चीन की जो सोच है, वो एक स्ट्रैटेजिक कल्चर वाली सोच है, यानी कि एक सैनिक सोच है। क्योंकि सैनिकता यानी कि वॉयलेंस के दम पर ही क्या लिया था, चीन के ऊपर कंट्रोल किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो ये बात जानते थे। तो नेहरू जी ने जो पॉलिसी अपनाई वो थी अपीज़मेंट पॉलिसी। 1947 से लेके 1962 तक हमारी चीन को हैंडल करने की जो नीति थी वो थी एक अपीज़मेंट की पॉलिसी। अपीज़मेंट की पॉलिसी सेम वही थी कि जो तुम कहो हम तुम्हारी सब बात को मानेंगे। तुम ये कहो कि अरुण तिब्बत हमारा है, तो हम कहेंगे हाँ हुजूर, आपका ही है और आपको ही मिलना चाहिए। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं और इस बात का समर्थन हमने 1954 में किया। यानी कि चीन की जो-जो डिमांड होती रही, जो-जो बातें होती रही, हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेहरू जी इस बात को अपील करते रहे कि चीन फ्यूचर है, चीन फ्यूचर है, चीन फ्यूचर है। और ये बात एक-दो जगह नहीं, आप बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, नेहरू जी के बहुत सारे वक्तव्यों को पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डायस पर कोई मीटिंग होते थे, तो वो चाइना के पीएम को हाथ पकड़-पकड़ सबसे इंट्रोड्यूस करवाते थे, कि देखिए ये भविष्य का जो भाव दुनिया है वो ये है, ये लीड करेंगे। इस तरह से उनका एक अपीज़मेंट की पॉलिसी रही। उस अपीज़मेंट पॉलिसी का परिणाम ये रहा कि 1962 का वॉर हुआ, लेकिन 1962 के वॉर की बहुत सारी वजह थी। दलाई लामा का भारत आना, उससे पहले आपका अक्साई चीन के अंदर रोड बनना, फिर भारत के द्वारा 1960 में फॉरवर्ड पॉलिसी को एडॉप्ट करना, बहुत सारी वजह थी, मैं उस पे ज़्यादा नहीं चाह रहा हूँ। फिर आपका एलएसी, ये सब बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल फ़ोकस कर रहा हूँ कि भारत-चीन के संबंधों पर। 62 का वॉर होता है। और जहाँ वो हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे चल रहे थे, वो नारे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं और दोनों देशों के बीच में एक पीस, मतलब तनाव के साथ एक पीस आता है 62 के बाद। हम भी चुप हो जाते हैं, वो भी चुप हो जाते हैं। हालाँकि इंदिरा गांधी जी ने बहुत प्रयास किया 62 के बाद कि संबंध अच्छे बने, संबंध रिलेशन अच्छे बने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कुछ ना कुछ रह-रह के मुद्दे उठते रहे, चाहे वो 67 का आप देखें, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस पर एक मूवी बनी है पलटन, कभी देखिएगा 67 का। मुझे याद है जब 62 की बातें उठाई थी गालवान के बाद, तो हमारी ओर से प्रतिक्रिया हुई थी 67 याद दिला देंगे। 87 में हम लोग जो एक-दूसरे के सामने हुए थे, तो बहुत सारे इश्यूज़ उस समय भी होते रहे। लेकिन इंदिरा जी के बाद जब राजीव गांधी जी आते हैं, तो राजीव गांधी जी संबंधों में पहल करते हैं और दोनों देशों के बीच में वहाँ पर डन शॉपिंग और साथ में आपका राजीव गांधी, दोनों के बीच में एक मोडस विवेंडी होती है। एक मोडस विवेंडी एस्टेब्लिशमेंट होता है। मोडस विवेंडी यानी कि एक तरह से मैकेनिज्म सा, हालाँकि कोई ओपनली पेपर डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन 3 बातों पर क्या होती है दोनों के बीच में, यानी कि राजीव गांधी और डॉन शॉपिंग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है 3 बातों को लेकर। वो 3 बातें क्या-क्या थी? पहली बात थी कि देखिए सीमा विवाद है, वो जो का त्यों है, हम उसको सुलझाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से हमारे और संबंध क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और रिलेशंस हमारे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। उधर दूसरी बात क्या थी कि हम बॉर्डर पे फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे और यूज़ ही नहीं करेंगे, बल्कि हम फोर्स का थ्रेट्स भी क्रिएट नहीं करेंगे। यानी कि नो बुलेट ऑन द बॉर्डर, हम बुलेट का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। हालाँकि गालवान क्लैश में भी आपका बुलेट यूज़ नहीं हुए, लेकिन वॉयलेंस तो हुआ है, दबा के वॉयलेंस हुआ है। भई जब हमारे सैनिक, उनके सैनिक मारे गए, इसका मतलब वॉयलेंस हुआ है, बुलेट ना चले तो लाठी डंडों से लोगों को मारा गया, एक-दूसरे को मारा गया। तीसरी सहमति इस पर दोस्तों ये बनी थी कि पहली सहमति, दूसरी, तीसरी सहमति ये थी कि एक-दूसरे के विकास को रोकेंगे नहीं, एक-दूसरे को आगे बढ़ने को रोकेंगे नहीं। और अगर उस समय का आप दौर देखें तो 90s की मैं बात कर रहा हूँ, राजीव गांधी ने जब शुरुआत की,
तो यूएसआर क्या हो रहा था, बिखर रहा था, अमेरिका एक सुपर पावर की तरह उभर रहा था, और 90s में यूएसआर क्या होता है, आपका 15 टुकड़े भी हो जाते हैं। तो उस समय इस तरह का ग्लोबल सिनेरियो भी था कि बाइपोलर से दुनिया जो थी वो यूनिपोलर की ओर बढ़ रही थी। तो ऐसे में था कि भई अगर आपको एशिया में बेटर तरीके से काम करना है, अमेरिका के मोनोपोली को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो थोड़ा-सा एक-दूसरे को कोऑपरेट करना होगा। और चीन भी इस बात से सहमत हो, क्योंकि चीन जब तक क्या था, चीन अपने यहाँ पर इकोनॉमिकल रिफॉर्म 1978 में ला चुके थे। माओ से तुंग के बाद ही उन्होंने जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट अपना था, उसको छोड़ा, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि देखिए हम भले ही कम्युनिस्ट तरीके से आए हैं, लेकिन हम तो एक लिबरल तरीके से चलने वाले देश हैं, और देखो हमने सारे सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने त्याग दिया है। जैसे एक जॉब की गारंटी हुई थी, उसको छोड़ दिया, फ्री का घर था वो छोड़ दिया, वो गारंटी नहीं देगी सरकार, और मतलब आपका एजुकेशन फ्री की, आपका हॉस्पिटल फ्री की, फूड फ्री का, ये सब गारंटी वहाँ पे सरकार ने छोड़ दी थी। कि हम भी आपके जैसे हैं और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो अमेरिका और चीन की दोस्ती हुई 71 में। अब देखिए 71 का जब भारत-पाकिस्तान का वॉर होता है, तो अमेरिका, चीन दोनों पाकिस्तान के साइड में खड़े हुए थे, पाकिस्तान के पक्ष में थे। उसके बाद वेस्ट कंट्रीज़ ने चीन के अंदर बहुत पंपिंग किया, इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया, मतलब बहुत अच्छा पैसा लगाया। जो आज हम सोच रहे हैं कि आज हमको दुनिया से इन्वेस्टमेंट मिले, दुनिया से टेक्नोलॉज़ी मिले, क्योंकि नॉलेज इज़ द पावर। टेक्नोलॉज़ी आएगी तो नॉलेज आएगी, ज्ञान आएगा। तो चीन ने उसमें जानबूझ के पॉलिसी अपना भी ली कि ठीक है भाई, हमें विकास पर फोकस करना है, इंटरनली अपने आप को मजबूत करना है, तो थोड़ा-सा बाहर की तरफ से क्या कर लेते हैं, हम ध्यान हटा लेते हैं। तो चीन ने ये किया। भारत ने सोचा ठीक है भाई, मामला सेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। लेकिन होता क्या है, जो ये मॉडस विवेंडी के जो प्रिंसिपल्स थे, 3 मुद्दों पर जिन्होंने सहमति बनी थी, इनको लेकर आगे समझौता भी होता है। 93 में समझौता होता है, 95 में समझौता होता है, फिर 2005 में भी समझौता होता है। 2-2 3-3 हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट्स होते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे लेके चलना है। लेकिन ये समझौते 2005 के बाद ही बिखरने लगे, क्योंकि दुनिया फिर बदलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि ये मत सोचिए कि देश के अपनी अंदरूनी नीति का परिणाम पड़ता है, या दूर देश कैसा व्यवहार करेगा इस पे डिपेंड करेगा उसकी अपनी पॉलिसीज का, नहीं। दुनिया बदलती है तो देश भी अपने व्यवहार को क्या करते बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में आप स्थायित्व की उम्मीद ना करें। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं तो नथिंग इज परमानेंट। यहाँ कुछ परमानेंट नहीं होता, चीजें चेंजेबल होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। अमेरिका 9/11 के इंसिडेंट के बाद अमेरिका इराक पर वॉर करता है, और वॉर कहा जाता है कभी भी इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होता है। तो अमेरिका वॉर में क्या होता है दोस्तों, फंस जाता है। तो यहाँ पर चाइना को लगता है कि अब अमेरिका उलझ चुका है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करता क्या है, चाइना नए नए क्लेम, नई नई बातें शुरू कर देता है। जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश को सदन तिब्बत का पार्ट कहना शुरू कर दिया, इवन स्टेपल वीजा देना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर का भी स्टेपल वीजा दिया। और तमाम तरह का आप देखें 2010 के बाद, केवल हमारे साथ ही नहीं, 2010 के बाद जो 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, उस ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस का सारा ठीकरा चीन ने फोड़ा किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर। और कहा ये सारा जो क्राइसिस है ये अमेरिका के देन है, अमेरिका की पॉलिसीज के देन है। वर्ल्ड का ऑर्डर मैं एस्टैब्लिश करूंगा, वर्ल्ड के ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के बाद जहां चाइना 2010 तक आप देखेंगे अपने आप को एक सॉफ्ट पावर की तरह क्या करता उभार रहा था, वही चाइना क्या किया 2010 के बाद हार्ड पावर की तरह भी अपने आप को क्या करने लगा, प्रदर्शित करने लगा। नए नए दावे, दक्षिण चीन सागर में दावा, स्टापेल आपका पार्सल जो आइलैंड है उनका आर्टिफिशियल इंक्रीज किया जाना। भारत के बॉर्डर पे आपका देखेंगे 2013 में आप देखेंगे, तो चाहे आपका डेप्सांग हो, चुमार हो, उन पर क्या करना आना, फिर डोकलाम क्लैश होना, फिर गालवान क्लैश होना। ये लगातार चीन की बढ़ती हुई आपकी सक्रियता दिखाई देगी। ताइवान को ज्यादा हड़काना, जहां चाहे ताइवान को पहले बोलता था कि भाई ये देश तो एक है, लेकिन दो सिस्टम वाले देश हैं, ताइवान को बोलता था, लेकिन उसे बोलना बंद कर दिया, बोलना परिवर्तन करना शुरू कर दिया कि भाई देश एक है। हांगकांग को लेकर इस तरह की बातें बोलता था, पर बदलना शुरू कर दिया चीन ने अपने आप। तो होता ये है, और उसके बाद आप देखिए चीन ने लगातार भारत की जो संवेदनाएं थी, भारत की जो सेंसिटिविटी थी, उनको क्या चुनौती देना शुरू कर दिया। चाहे आप हम लोग बात करें, सीपैक की बात करें, बीआरआई का पार्ट ना बनने का एक बड़ा कारण ये भी है कि बीआरआई के एक प्रोजेक्ट सीपैक को शुरू किया और वो भारत के संप्रभुता क्षेत्र को, यानी कि हमारी सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं दिया। एनएसडी में हमारी सदस्यता को रोका। एससीओ मेंबर तब बनाया जब पाकिस्तान मेंबर बनेगा।
रीसेप का फिर हमने प्रतिक्रिया देनी शुरू की है। अब हुआ ये कि मनमोहन सरकार के समय से ही आप देखेंगे जो हम पहले वन चाइना पॉलिसी को मानते थे, अब मनमोहन सरकार के समय ही हमने क्या किया, वन चाइना पॉलिसी को मानना मना कर दिया। हमने कहा जब तक भैया आप वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानेंगे, हम वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेंगे। बस फिर मोदी जी आए, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने उसी बात को जो मनमोहन जी की पॉलिसी थी कि वी डोंट एक्सेप्ट द वन चाइना पॉलिसी, उसको पब्लिकली क्या कर दिया, सर्कुलेट कर दिया। और फिर हुआ क्या कि हमने चीन के साथ वो पॉलिसी अपनाई जो टीट फॉर टैट वाली पॉलिसी थी, क्योंकि हम देख चुके थे कि मोटर्स भिवेंडी काम नहीं कर पा रही है, हम नए एंगेजमेंट ला नहीं पा रहे हैं। हालांकि हमने प्रयास किया, फॉर्मल इनफॉर्मल टॉक्स किए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का मामल्लपुरम में बुलाया जाना चीन के प्रेसिडेंट का कि भैया आइए बैठ के बात करते हैं, और बहुत सी मीटिंग की गई, चाहे जो कहते हैं झील के किनारे घूमेंगे, सब बात हमने प्रयास किया, लेकिन कोई नया एंगेजमेंट हम ला नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने पॉलिसी बनाई कि भाई टीच फॉर टैट की पॉलिसी। उधर क्या वर्ल्ड का जो आपका पूरा फोकस था, जहां पहले फोकस हुआ करता था किसकी ओर, रशिया की ओर, अमेरिका का, नाटो पावर्स का, नाटो अलायंस का, उनका भी फोकस होने लगा अब किसकी ओर, चीन की ओर, क्योंकि चीन खुली चुनौती देने लगा, चाहे वो ताइवान को लेकर हो, फिलीपींस को लेकर हो, चाहे आपका जापान को लेकर हो, साउथ कोरिया को लेकर हो। अब साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, इन सब के अमेरिका के साथ में क्या डिफेंस डील है। अमेरिका ने इन सब देशों को क्या दे रखा है, अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रखा है कि तुम्हें कुछ भी इश्यू होगा तो इन पर हुआ हमला, वो हम पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के जो अलाइज थे उनको चुनौती दी जाने लगी। नए-नए वो अपने सी अड्डे यानी कि जो अपने नेवल बेस कैंप है वो डालने लगा, क्योंकि पहले आपके अमेरिका के सब जगह थे। अब चीन कहने लगा ऑर्डर तो हम एस्टेब्लिश करेंगे। तो जब ऑर्डर हम एस्टेब्लिश करेंगे तो हम नए-नए अड्डे डालेंगे। ऐसे में दोस्तों अमेरिका को ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिका अब ये महसूस करने लगा कि भई अब वर्ल्ड का ऑर्डर हम अकेले एस्टेब्लिश नहीं कर पाएँगे। और ये बात आप देखें डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे बेटर तरीके से समझी। तो नए-नए उन्होंने ग्रुप फॉर्म करना शुरू किए, चाहे वो क्वाड की बात करें, जैक की बात करें, I2U2 की बात करें, और भारत को उसमें सबसे बड़ा क्या माना कि भारत सबसे बड़ा देश होगा जो एशिया में चीन को रोकने में, चीन की रफ्तार को रोकने में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। और चीन ने भी भारत को क्या लिया, चीन ने भारत को लिया कि इंडिया इज़ अ कैप्टन ऑफ द अमेरिका, कि इंडिया को यूज़ करके वो क्या कर रहा है, मेरी रफ्तार को रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर इंडिया ने भी अपने माहौल को पक्ष में देखा, और इंडिया ने क्या किया, चाहे वो 370 का आपको चेंज करना। अब 370 का जो स्टेटस चेंज करना, होता क्या था, पाकिस्तान की इश्यूज था। पाकिस्तान का कहना ये था, पाकिस्तान के आर्मी का कहना ये था कि अगर कश्मीर में कुछ हुआ हम ईंट से ईंट बजा देंगे भारत के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो पहले से कुछ नहीं कर पा रही थी, रही सही आर्मी भी शांत हो गई। इससे क्या था, कहीं न कहीं जो चाइना के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थे, उनको लेकर दिक्कत हुई, क्योंकि जब पाकिस्तान की आर्मी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई, तो बलूच आंदोलन, तालिबान जो आपका पाकिस्तान का है, वो बहुत एक्टिव हुआ। उधर अफ़गानिस्तान के अंदर मतलब सिनेरियो टोटल क्या चेंज होता जा रहा था। तो ऐसे में ज़रूरी था कि भारत को भारत की सीमाओं में रखना। भारत सीमाओं में रहने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत और चीन लड़े, और भारत चाह रहा है कि अमेरिका और चीन लड़े। इस तरह का एक एनवायरनमेंट तैयार तैयार हुआ। अब इस एनवायरनमेंट में चीन को रोकने के लिए भारत ने भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, हम अमेरिका के साथ सारे ग्रुप में जुड़े, चाहे क्वाड की बात करो, जैक की बात करो, या आपका I2U2 की बात करो, और भी हम ग्रुप्स की बात करें, हम सब ने हमने क्या किया, अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई। अमेरिका ने भी भारत को क्या किया, पंप किया, पूरा एकदम से तैयार किया। 2005 में न्यूक्लियर डील होना, 2008 में जो फाइनल हुई, उनकी ओर से अमेरिका की ओर से 2005 में ऑफर की गई। फिर एनएसजी के साथ वैसी डील करवाना, एनएसजी का मेंबर बनाने के लिए अमेरिका के द्वारा मुहिम चलाया जाना, वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर बनाया जाना, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर बनाया जाना, एमटीसीआर का मेंबर बनाया जाना, ये सब कुछ अमेरिका के द्वारा दिया गया भारत को, ताकि भारत को एकदम से क्या किया, ताकत बनाया जाए और वो चीन के सामने खड़ा हो सके। तो भारत और चीन के संबंधों में दोनों देश की प्रतिद्वंदिता तो रही, लेकिन साथ ही क्या रहा, साथ ही विदेशी यानी कि जो बाहर की शक्तियां हैं और पावर हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहा, और पूरा हम देखेंगे पड़ोसियों का भी एक क्या रहा, रिलेशंस रहा। आज आप भारत को देखें तो भारत ने चीन को रोकने के लिए, भारत ने वही टीट फॉर टैट वाली पॉलिसी, वो हमारे पड़ोस में आकर, चाहे हम मनटोटा की बात करें, चिटगांव पोर्ट की बात करें, गवाद्रा पोर्ट की बात करें, म्यांमार से रिलेशंस की बात करें,
नेपाल में बढ़ती जैसी गतिविधियों की बात करें, मालदीव की बात करें, हर जगह चीन ने अपनी गतिविधि बढ़ाई भारत को घेरने की नीति। तो प्रतिक्रिया भारतीय ओर से भी हुई, चाहे वियतनाम का ऑयल रिफाइनिंग के लिए हमारा जाना, फिलीपींस को ब्रह्मोस देना, वियतनाम के साथ अभ्यास करना, मंगोलिया विजिट करना भारत के प्रधानमंत्री के साथ में, प्रधानमंत्री जी की, जापान और भारत की नजदीकियां बढ़ना, जहां जापान को भारत देख रहा है कि अपने एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेस्ट स्थान, मतलब एक बेस्ट एक जगह देख रहा है, तो वहीं आप देख रहे हैं कि जापान भारत को एक सिक्योरिटी के मेजर से देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ नजदीकी बढ़ाना, पैसिफिक नेशन यानी कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अलावा बाकी जो 14 देश हैं, ये पपुआ न्यू गिनी वगैरह, उनसे भारत की नजदीकियां बढ़ाया जाना। मलक्का स्टेट जो है वहां पर भारत की अपनी मजबूती करना, पोर्ट ब्लेयर में साउथ नेवी का कमांड बनाया जाना, जिसको चीन के लिए एक मलक्का डायलेमा भी कहा जाता है। चीन ने उसके प्रतिक्रिया में कि हम थाई करनाल बनाएंगे, उस तरह के मूवमेंट आपको देखना। तो दोनों की ओर से, अब इसे हम रिसेप का पार्ट नहीं बने, हम लोग आपका इकोनॉमिक स्ट्रेटजी 2030 का पार्ट नहीं बने, हम बीआरआई का पार्ट नहीं बने, हमने भी चीन के लिए वही पॉलिसी बनाई जो हमारे लिए वो पॉलिसी बना रहा था, टिट फैट टॉट वाली पॉलिसी। ये पॉलिसी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि चीन बहुत हल्के में लेने लगा था, और हल्के में लेने की वजह भी थी। अगर हम 2000 में देखें तो 2000 में हमारी इकोनॉमी का साइज 0.5 ट्रिलियन था, तो उनकी इकोनॉमी का साइज 1 ट्रिलियन था। लेकिन 2015 में आप देखें तो 2015 में दोनों की इकोनॉमी के साइज में परिवर्तन आ चुका था। हमारा जहां 1.5 ट्रिलियन के आसपास था, उनका 8 ट्रिलियन के आसपास था। और 2023 में देखते हैं तो अब देखें कि 2023 में हमारा 4 ट्रिलियन के आसपास, वो 18 ट्रिलियन के आसपास। अब जाहिर सी बात, जब इकोनॉमी बूस्ट होगी, इकोनॉमी तैयार होगी, इकोनॉमी आपकी ताकतवर होगी, तो अदर सभी सेक्टर्स में, चाहे आपका डिफेंस की बात करें, हम गेम्स की बात करें, हम बात करें आपका एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ की बात करें, हर सेक्टर में होता है। तो चाइना अपना आप ही ताकतवर हुआ। 2020 में दोस्तों कोविड-19 आता है। कोविड-19 में अमेरिका वर्ल्ड की लीडरशिप दे नहीं पा रहा है, और आपने देखा होगा चीन ने पूरे वर्ल्ड में अपनी लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, यानी कि हर जगह चीन ने अपने आप को भेजने का प्रयास किया, हर तरीके से। और आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा क्या था, ह्यूमन अगर कोई क्राइसिस था, वो था कोविड-19 का दौर। उसमें अमेरिका कहीं भी नहीं था। तो कहा भी जाने लगा यानी कि जो पैक्स अमेरिकाना है इज ओवर नाउ, यानी कि पैक्स अमेरिकाना अब समाप्त हो चुका है। अब दौर किसका है, वो है पैक्स सिनिकाना का दौर होगा। लेकिन पैक्स सिनिकाना का दौर आ ही नहीं पाया, क्योंकि वर्ल्ड ने चाइना की लीडरशिप को स्वीकार नहीं किया। इसकी दो वजह, अमेरिका की लीडरशिप को दुनिया ने स्वीकार किया क्योंकि अमेरिका 1945 से ही मार्शल योजना के तहत वेस्ट यूरोप को पैक्स अमेरिकाना से जोड़ता है, अपने प्रभुत्व से जोड़ता है, मदद देकर। दूसरा रीजन डेमोक्रेसी। चाइना के पास ना तो डेमोक्रेसी, भले ही वो अपना बोल बजाता हो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का, लेकिन रियलिटी में डेमोक्रेसी नहीं है, राइट टू चॉइस तक नहीं है वहां पर। सिंगल पार्टी स्टेट है, एक जैसा नजरिया रहना है, जो 45 में था वो आज भी रहना है। सिंगल पार्टी स्टेट है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, अपने यहाँ एक्सेप्ट नहीं करता है। आप उनके सोसाइटी में अगर देखें तो दे डोंट एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी। वहां तो बल्कि कल्चर रिवोल्यूशंस की बात होती है कि हम कल्चर रिवोल्यूशन लाएंगे अपने यहाँ पर, सबको एक एक ग्रुप में ला देंगे, हुआंग कम्युनिटी के सब धर्मों को छोड़कर, क्योंकि वो मार्क्स की आइडियोलॉजी पर चलने वाले देश हैं, मार्क्स की आइडियोलॉजी पर। और दुनिया इतनी डाइवर्सिटी वाली है, तो उसको डेमोक्रेटिक मुल्क ही डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, कि वो अपने आप ही डाइवर्सिटी को क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। इसलिए कहा जाता है भारत का फ्यूचर बेस्ट है, बिकॉज भारत में डाइवर्सिटी का मॉडल है। आप देखते भी होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो 3-4 बातें बोलते हैं कि इंडिया के पास 3D है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी। फ्रांस के वहां भी इस बात को बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी, तो भारत में तो डाइवर्सिटी को हम मैनेज करके लेके चल रहे हैं। टकराव हैं, टेंशन हैं, विवाद हैं, वो रहते हैं, परिवार में रहते हैं, ऐसे देश के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लेके चल रहे हैं। तो दुनिया में तो डाइवर्सिटी और ज्यादा है, उसको हम लेने चलने के लिए हम सक्षम है। तो ये हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में। अब बात यह है कि ये तनाव अभी चलेगा या रुकेगा। देखिए, अभी ये टेंशन चलने वाला है, अभी ये टेंशन कुछ 1 साल और चलेगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा गैप हमारे बीच में है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि चाइना की, अभी अगर हम देखें तो इकोनॉमी जो है उसका रिसेशन उसके यहाँ पर आया, और 2% के आसपास उसकी ग्रोथ है। हालांकि 18 ट्रिलियन की 2% की ग्रोथ भी बहुत बड़ी ग्रोथ है, लेकिन भारत की ग्रोथ 6% के आसपास है। अगर भारत इसी तरह से अपनी ग्रोथ करता रहा तो 2030 तक जाते जाते ये जो गैप हमारे बीच में है ये कम होने लगेगा, और 2045-47 तक जैसे माना जा रहा है,
तो ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मुझे लगता है कि अभी भी चीन के नज़रिए में काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि 2030 तक आते-आते चेंजेस होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी का सपना है दुनिया पर राज करने का, तो सबसे पहले पड़ोसियों को साथ लेना पड़ेगा। कोई भी देश तभी दुनिया पर राज कर सकता है, दुनिया में अपने आप को प्रभाव में ला सकता है, जब उसकी पेरिफेरी शांत हो। अगर उसको पेरिफेरी से ही चुनौती मिलेगी, तो कैसे? हम भी तो अपनी पेरिफेरी को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान, चीन को छोड़कर, नहीं, बाकी सबको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको हम लोग क्या करें। अब तरीका ये होता है कि हम लोग, देखो, 2 तरीके से पड़ोसी शांत हो सकता है, या तो उनको एक तरफा छूट दी जाए, जैसे गुजरात डॉक्ट्रिन, नेवर फर्स्ट पॉलिसी, या फिर इसको दबाव डालकर। तो चीन का जो प्रयास है, वो भी दबाव डालकर है कि दबाव डालकर हम भारत को रोकें। लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि दोनों की ही सिविलाइजेशन जो है, वो बहुत ही रिच सिविलाइजेशन है। गर्व करने के लिए बहुत कुछ है दोनों के पास। चाहे वो चीन की सिविलाइजेशन पुरानी है, हमारी भी सिविलाइजेशन पुरानी है। तो कुल मिला के दोस्तों क्या है कि आने वाले समय में मुझे होप है कि 2030 तक आते-आते चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएँगी, काफ़ी बेटर हो जाएँगी। क्योंकि जब, और कहा जाता है, दोस्ती भी जो होती है बराबरी वालों में होती है। तो जब एक बराबर का स्टेटस हम प्राप्त करेंगे, तो यही है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ रहे, और सबसे बड़ी बात, सामाजिक समावेशन रहे, सबका साथ, सबका विकास। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलते रहें, तो निश्चित रूप से चीन भी मजबूर होगा हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। कोई भी आपको अनअकैडमी से कोई भी कोर्स आपको लेना है, तो निपुण A10 कोड को आपको यूज़ करना है, और अनअकैडमी के कोर्स को आप लीजिए, लाभ उठाइए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।